Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. आज हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राज्य के विजुअल आइडेंटिटी सिर्फ कुछ आकृतियों का समूह नहीं होती, बल्कि उसमें उस क्षेत्र का पूरा भूगोल, उसका इतिहास और प्राकृतिक संपदा बहुत ही बारीकी से पिरोई गई होती है। और देश के संघीय ढांचे में उसकी भूमिका भी, जी, जड़ें कितनी गहरी हैं और उसका स्वभाव कैसा है। बिल्कुल, और वो भविष्य की ओर किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, जब इन प्रतीकों को चुना जाता है ना, तो इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया होती है। एक तरह का रिसर्च होता होगा पूरा। 100%। इसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, स्थानीय कला और राजनीति विज्ञान, इन सब का एक गहरा संश्लेषण शामिल होता है। ये एक ऐसा कैनवस है जहां प्रकृति और राजनीति एक दूसरे से मिलते हैं। क्या बात है, प्रकृति और राजनीति का मिलन। और ये मिलन सबसे पहले राज्य द्वारा चुने गए मूलभूत प्राकृतिक प्रतीकों में ही बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। जी, उन 4 मुख्य प्रतीकों में। हाँ, झारखंड ने अपनी पहचान को जिन 4 मुख्य प्रतीकों के साथ जोड़ा है, वृक्ष, पुष्प, पशु और पक्षी, वे सभी सीधे तौर पर राज्य के इकोसिस्टम और जनजातीय जीवन शैली से जुड़े हैं। तो शुरुआत हम राजकीय वृक्ष से करते हैं। हाँ बिल्कुल, राजकीय वृक्ष है साल। साल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये छोटा नागपुर के पठार और झारखंड के विशाल जंगलों की, कह सकते हैं, रीढ़ है। सही कहा आपने। राज्य की पूरी जनजातीय अर्थव्यवस्था और उनके त्योहार इसी पर निर्भर हैं। हाँ, उनकी मान्यताएं इसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये वृक्ष अपनी असीम मजबूती और लंबे जीवन काल के लिए जाना जाता है, जो शायद राज्य के अपने जुझारू चरित्र को भी दर्शाता है। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे शोरिया रोबस्टा कहा जाता है। रोबस्टा शब्द अपने आप में इसकी दृढ़ता और कठोरता को स्पष्ट कर देता है। रोबस्ट मतलब मजबूत। बिल्कुल। साल के पेड़ का राज्य के प्रतीक के रूप में चुना जाना इस बात का एक बड़ा संकेत है कि झारखंड की जो बुनियादी ताकत है वो प्रकृति पर टिकी है। और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रतीक है वो है राजकीय पुष्प पलाश। जी, पलाश, जिसे वैज्ञानिक रूप से ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। हाँ, ये फूल अपनी अनूठी विजुअल अपील के लिए बहुत मशहूर है। वसंत ऋतु में जब पलाश के लाल और नारंगी फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लगी हो। बिल्कुल, एक जीवंत ज्वाला धधक रही हो। इसी कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का नाम भी दिया गया है। और पलाश के संदर्भ में एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक और राजनीतिक समानता भी है। वो क्या? यह खूबसूरत फूल केवल झारखंड का ही राजकीय पुष्प नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसे अपने राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया हुआ है। अरे वाह, मतलब यूपी और झारखंड दोनों का राजकीय पुष्प एक ही है। जी, और यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि राजनीतिक सीमाएं भले ही राज्यों को अलग करती हों, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक और पर्यावरणीय निरंतरता है वो उन सीमाओं को पार कर जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है, भारत की पर्यावरणीय एकता का एक बेहतरीन उदाहरण। और इसी साझा प्रतीकों की कड़ी में झारखंड का राजकीय पशु भी एक शानदार उदाहरण है। हाथी, है ना? बिल्कुल, हाथी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलेफस मैक्सिमस। और ये जानना श्रोताओं के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि हाथी केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। और कहाँ का है? यह दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राज्यों केरल और कर्नाटक का भी आधिकारिक राजकीय पशु है। क्या बात कर रहे हैं, झारखंड, केरल और कर्नाटक तीनों का राजकीय पशु हाथी है। जी, झारखंड के सघन वनों से लेकर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों तक इन विशाल जीवों का संरक्षण एक समान है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। झारखंड के संदर्भ में हाथी का चयन वैसे भी बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि राज्य खनिजों से परिपूर्ण है। बिल्कुल, राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है और हाथी विशालता, शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो एक संसाधन संपन्न राज्य के चरित्र के साथ पूरी तरह मैच करता है। एकदम सही। और इन विशाल प्रतीकों के बीच राजकीय पक्षी का चयन एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट, या यूं कहें कि एक संतुलन पैदा करता है। हाँ, राजकीय पक्षी कोयल है। एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान अक्सर भारी उद्योगों, खदानों और कठोर भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। वहां कोयल का चुना जाना, हाँ, वो एक ऐसे पक्षी को अपना प्रतीक चुनता है जो अपनी मधुर आवाज और कोमलता के लिए जाना जाता है। कोयल का ये चयन राज्य के लोकगीतों और उस सांस्कृतिक मिठास को स्वर देता है जो वहां रची बसी है।
पक्षी विज्ञान में कोयल को यूडानेमिस स्कोलोपीसियस कहा जाता है। ये प्रतीकात्मक चयन राज्य के एक बहुत ही मानवीय और कलात्मक पहलू को सामने लाता है। तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखें, साल की मजबूती, पलाश की जीवंतता, हाथी की शक्ति और कोयल की मधुरता, तो झारखंड की एक बहुत ही संतुलित तस्वीर उभरती है। एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में है। बिल्कुल। और इन मूलभूत प्रतीकों के आधार को समझने के बाद अब हम उस ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ते हैं जिसने झारखंड की इस पूरी पहचान को एक नए दृश्य रूप में पिरोया। जी, राज्य चिन्ह का बदलाव। हाँ, किसी भी राज्य का राज्य चिन्ह या एम्ब्लम उसकी सबसे आधिकारिक पहचान होता है। कुछ वर्षों पहले राज्य ने अपने राज्य चिन्ह को पूरी तरह बदलने का एक बहुत साहसिक निर्णय लिया। अगस्त 2020 की बात है ये। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में इस नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। लेकिन इस नए डिजाइन की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना जरूरी है कि पुराना राज्य चिन्ह कैसा था। वो जो वर्गाकार डिजाइन था। हाँ, पुराने राज्य चिन्ह को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID अहमदाबाद के वरिष्ठ डिजाइनर अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। उसमें कुछ जे अक्षर बने हुए थे ना? बिल्कुल। उस डिजाइन में 4 जे अक्षर एक वर्गाकार ज्यामिति में जुड़े हुए थे और उनके मध्य में अशोक चक्र था। तो वो डिजाइन उस समय की क्या सोच दर्शाता था? पुराना राज्य चिन्ह वर्ष 2000 के उस दौर की मानसिकता को दर्शाता है जब झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय का डिजाइन काफी आधुनिक और एक तरह से कॉर्पोरेट अपील लिए हुए था। एक नई शुरुआत का प्रतीक। जी। 4 जे अक्षरों का वह वर्गाकार विन्यास एक नवगठित राज्य की स्पष्ट सीमाओं का सूचक था। लेकिन जैसे जैसे कोई राज्य परिपक्व होता है, उसकी आकांक्षाओं में बदलाव आता है। 20 साल का सफर तय कर लिया था राज्य ने। बिल्कुल। इस यात्रा के बाद राज्य को शायद एक ऐसे प्रतीक की आवश्यकता महसूस हुई जो केवल अक्षरों या ज्यामिति तक सीमित न हो, जिसमें वहां की मिट्टी की महक हो, हाँ, जनजातीय कला और निरंतर विकास का संदेश हो। यही कारण है कि नए राज्य चिन्ह का आकार पुराने वर्गाकार डिजाइन से एकदम अलग, पूरी तरह से वृत्ताकार रखा गया। सर्कुलर डिजाइन। जी, वृत्ताकार आकार वैश्विक स्तर पर निरंतरता, गतिशीलता और एक ऐसे विकास चक्र का प्रतीक है जिसका कोई अंत नहीं है। यह सचमुच राज्य की प्रगतिशील दृष्टि को दर्शाता है। तो चलिए अब इस नए राज्य चिन्ह के दृश्य संयोजन को हम परत दर परत डीकोड करते हैं। बिल्कुल, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। इसे हम एक मंडला आर्ट की तरह देख सकते हैं, जिसमें कई घेरे एक दूसरे के भीतर समाहित हैं। हर वृत्त एक अलग कहानी कहता है। सबसे बाहरी हिस्से से शुरू करें तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसका हरा रंग। हरा रंग जो झारखंड की पहचान का सबसे मौलिक रंग है। हाँ, पूरे वृत्ताकार खंड में हरे रंग का बहुत ही सघन उपयोग किया गया है। झारखंड शब्द की उत्पत्ति ही वनों और झाड़ियों के क्षेत्र से हुई है। ये रंग राज्य की विशाल वन संपदा और उस धरती की हरियाली का सीधा प्रतिनिधित्व करता है। और इसी हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सबसे ऊपरी बाहरी घेरे में टेक्स्ट लिखा गया है। ऊपर की तरफ हिंदी में झारखंड सरकार है और नीचे अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है। ये जो द्विभाषी या बाइलिंगुअल दृष्टिकोण है, ये राज्य की प्रशासनिक परिपक्वता को दर्शाता है। कैसे? एक और राज्य अपनी राजभाषा और स्थानीय जड़ों से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर वो अंग्रेजी के माध्यम से एक राष्ट्रीय और वैश्विक संवाद स्थापित करने के लिए भी तैयार है। जब हम दूसरे घेरे में प्रवेश करते हैं तो हमें हाथियों की एक शानदार श्रृंखला दिखाई देती है। हाँ, 24 हाथी। जी, 24 हाथियों को एक कतार में चलते हुए दर्शाया गया है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हाथी राजकीय पशु है, लेकिन यहाँ 24 हाथियों को एक चक्र में प्रदर्शित करना एक शक्तिशाली दृश्य बिंब है। ये राज्य के ऐश्वर्य और उसकी अटूट शक्ति का परिचायक है ना? और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्य में मौजूद प्रचुर प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का। हाथियों की यह कतार उस विशाल आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाती है जो झारखंड को देश के धनी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करती है। हाथियों के इस शक्तिशाली घेरे के तुरंत बाद जो तीसरा घेरा है, वो इस लोगों में कोमलता और प्राकृतिक सौंदर्य भर देता है। पलाश के फूलों का घेरा। बिल्कुल। इस घेरे में 24 पलाश के फूलों को पूरी तरह से खिले हुए रूप में दर्शाया गया है। हाथियों का घेरा जहां शक्ति का प्रतीक है, वहीं पलाश के फूलों का घेरा
उस अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है जो झारखंड के जंगलों में बिखरा पड़ा है। ये एक बहुत ही विचारपूर्ण संतुलन है, शक्ति और सौंदर्य का संतुलन। पलाश के फूलों की वो लाल नारंगी आभा इस लोगों में एक जीवंत ऊर्जा भर देती है। और इसके बाद जो चौथा घेरा आता है वो मेरी नजर में इस पूरे राज चिन्ह का सबसे विशिष्ट और सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध हिस्सा है। सौर चित्रकारी के नर्तक। हाँ, इस चौथे घेरे में सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को चित्रित किया गया है। आधिकारिक दस्तावेजों में किसी विशिष्ट जनजातीय कला को इतना प्रमुख स्थान देना सच में एक असाधारण कदम है। जो लोग इस चित्रकारी को नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये कला अत्यंत जीवंत होती है। इसमें आकृतियों को बहुत ही ज्यामितीय रूप में, अक्सर मिट्टी के रंगों में उकेरा जाता है। टूट श्रृंखला इस बात का प्रतीक है कि आदिवासी समुदायों में खुशी कभी व्यक्तिगत नहीं होती, वो हमेशा सामूहिक होती है। ये कलाशैली जनजातियों की उस समृद्ध विरासत का सीधा प्रतिबिंब है जिसे उन्होंने सदियों से सहेज कर रखा है। इन नर्तकों को राज चिन्ह में शामिल करने का अर्थ केवल कला दिखाना नहीं है, बल्कि हाशिए पर रहे आदिवासी समाज की परंपराओं को सम्मान देना है। यह एक तरह की सामाजिक घोषणा है कि झारखंड की मूल शक्ति इन जनजातीय समुदायों के भीतर ही निहित है। जब 48 नर्तक वृत्ताकार लय में नृत्य करते हैं तो वे एकता और सामंजस्य का संदेश देते हैं। और इस सांस्कृतिक उत्सव के घेरे के ठीक अंदर जो 5वां घेरा है, उसमें 60 सफेद वृत्तों यानी व्हाइट सर्कल्स का एक क्रम बनाया गया है। डिजाइन के नजरिए से इन 60 सफेद वृत्तों की भूमिका बहुत अहम है। हाँ, ये बाहरी परतों की जटिल कलाकृतियों को, जैसे हाथियों, फूलों और नर्तकों को राज चिन्ह के मुख्य केंद्र से अलग करने के लिए एक नेगेटिव स्पेस का काम करता है। ये ज्यामितीय संतुलन बाहर की ऊर्जा को केंद्र की शांति और गंभीरता के साथ जोड़ने का काम करता है। और अब हम इस पूरी विजुअल यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, राज चिन्ह का बिल्कुल मध्य भाग। इसका केंद्र जी, इस केंद्र में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पूरी गरिमा के साथ स्थापित है। राज चिन्ह के डिजाइन में अशोक स्तंभ की ये केंद्रीय स्थिति अपने आप में राजनीतिक दर्शन का एक बहुत गहरा अध्याय है। बिल्कुल। जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो हम स्थानीय वनस्पति, वन्यजीव और जनजातीय कला से गुजरते हैं, लेकिन जब हम एकदम मूल में यानी हृदय में पहुंचते हैं तो वहां हमें देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय प्रतीक मिलता है। और यही बात इस राज चिन्ह को खास बनाती है। ये संरचनात्मक डिजाइन उत्तम सहकारी संघवाद का एक बेजोड़ और जीवंत उदाहरण है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अक्सर हम इसे तकनीकी शब्द की तरह सुनते हैं, लेकिन इस राज चिन्ह ने इसे एक दृश्य रूप दे दिया है। भारत की संघीय संरचना की खूबसूरती ही यही है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा, अपनी कला और अपनी क्षेत्रीय अस्मिता को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बाहरी घेरों में पलाश, हाथी और सौर चित्रकारी को जगह दी गई है, लेकिन ये सभी क्षेत्रीय पहचानें अंततः एक बड़े राष्ट्रीय स्वरूप के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। केंद्र में स्थित अशोक स्तंभ ये घोषित करता है कि झारखंड अपनी तमाम अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषताओं के बावजूद भारत के मजबूत संघीय ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य की आत्मा स्थानीय है, लेकिन उसका हृदय राष्ट्रीय है। यह स्थानीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण का एक ऐसा परिपूर्ण संगम है जो इस लोगों को केवल एक डिजाइन से ऊपर उठाकर एक स्थायी संवैधानिक दस्तावेज बना देता है। बिल्कुल, यह बताता है कि एक राज्य का निर्माण केवल भौतिक संसाधनों से नहीं होता है, बल्कि उन मूल्यों से होता है जिन्हें वो अपनाता है। और जब हम इन बारीकियों का इस स्तर पर विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि जानकारी और ज्ञान के बीच क्या अंतर है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। देखिए, जब हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि झारखंड का नया लोगो 2020 में लागू हुआ और उसमें हरे रंग का इस्तेमाल है, तो वो केवल एक जानकारी है, एक फैक्ट है। लेकिन जब हम उस हरे रंग के पीछे के वन विज्ञान, उन हाथियों के पीछे की अर्थव्यवस्था और उस सौर चित्रकारी के पीछे के जनजातीय इतिहास को समझते हैं, तब वो जानकारी वास्तविक ज्ञान में बदल जाती है। ये विश्लेषण वास्तव में हमारे दृष्टिकोण को विस्तार देता है। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद सरकारी चिन्ह सिर्फ ठप्पे या मोहरे नहीं होते। वे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का एक सुंदर मिश्रण होते हैं। एक पुराना ज्यामितीय लोगो कैसे एक नए वृत्ताकार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोगों में विकसित होता है,
यह यात्रा स्वयं उस राज्य के विकास की यात्रा है अपनी जड़ों की ओर लौटने की यात्रा है। और आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में हम सभी के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। अगली बार जब भी हम किसी भी राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय, संस्था या अपने ही शहर के नगर निगम का आधिकारिक लोगो देखें तो बस उसे देखकर आगे न बढ़ जाएं। हाँ, जरा रुक कर सोचिएगा, उसे एक किताब की तरह पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसमें मौजूद हर एक रंग, हर एक आकार और हर एक जानवर के पीछे कौन सी कहानी छिपी है जिसे शायद दुनिया को बताने के लिए ही वहां रखा गया है। प्रतीकों को डिकोड करने की ये दृष्टि हमें हमारे ही आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल। ज्ञान और विश्लेषण की इसी निरंतर प्रक्रिया के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। The Career Comrade presents Mathematics, Reasoning, English, General Awareness, General Science and Current Affairs classes for UPSC, SSSC, Banking, Railway and any others government